अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, मैं मोहम्मद आबिद आपको दोबारा इंग्लिश के रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। जी स्टूडेंट, अब तक हम जो है वो लेसन नंबर 1 को ट्रांसलेट कर चुके हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को हम समझ चुके हैं। उम्मीद है आपने इनको याद कर लिया होगा और भरपूर आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को बढ़ा रहे होंगे। जी स्टूडेंट, आज का हमारा दूसरा लेसन है। आज हम दूसरे लेसन की तरफ को बढ़ते हैं। दूसरे लेसन की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम देख लेते हैं अब तक हमने क्या कुछ पढ़ा है और इसको हम इस नज़र से देखेंगे कि हमसे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपके टेक्स्ट में से पूछे जाएं। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो है वो जो बुक के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, कंप्रीहेंशन के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी में से पूछे जाएं। विद इन द टेक्स्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम इसको पैराग्राफ वाइज हम इसको देख लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है और हम कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन जो हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं। पहले पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर हम अभी तक पढ़ चुके हैं अरबिया जो है वो किस तरह की सरजमीन है, उसकी रेस की क्वालिटी का हमें पता चल चुका है, उसके सैंड ड्यून्स के बारे में हमें बताया गया है, टैक्सलेस डेजर्ट के बारे में हमें बताया गया है, उसकी ब्यूटी के बारे में हमें बताया गया है और इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर हमें बताया गया है कि उसका आसमान जो है रात के वक्त उसकी दिलकशी किस तरीके की होती है। उसका आसमान जो है रात के वक्त किस तरह का मंजर पेश करता है और वो जो मंजर पेश करता है उसका उसके शहरों के ऊपर और उसके मुसाफिरों के ऊपर क्या असर पड़ता है। बड़ी खूबसूरत उनके तख़य्युल के अंदर जो है वो अट्रैक्शन पैदा होती है। फिर हमें बताया गया है इस शहर के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो कि अरबिया का शहर है जिसका नाम मक्का है। फिर हमें बताया गया है, जो कि क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कि अरबिया किस जगह पर अरबिया की ज़मीन जो है वो किस समंदर के किनारे पे है। और ये सवाल भी पूछा जा सकता है मक्का जो है उसका फासला कितना है। फिर अगर हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ हम बढ़े तो हमें दूसरे पैराग्राफ के अंदर हमें जो है वो जो अरब के लोग हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उनके बारे में हमें बताया गया है। उनका हाफजा जो है वो बड़ा गैर मामूली किस्म का है। उनका हाफजा जो है वो आम लोगों से ज़्यादा बताया गया है। रिमार्केबल मेमोरी बताई गई है। फसीहुल बयानी के बारे में उनको जो है वो बताया गया है। एलोक्वेंट पीपल है। फिर यही उनकी एलोक्वेंस जो है ये उनकी बताया गया है, ये उनकी पोइट्री के अंदर मौजूद है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनकी पोइट्री के अंदर किस तरह का इजहार पाया जाता है। फिर हमें बताया गया है वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम उकाज है, वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा मुकाबला मुनक्कद किया जाता था। ठीक है, आप बता सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर बताया गया है पॉलिटिकल कंपटीशन मुनक्किद किया जाता था। फिर हमें अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें फिर हमें बताया गया है कि हमाद हमाद जो था वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेमोरी के मालिक इंसान थे, गैर मामूली हाफजे के मालिक इंसान थे। फिर हमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमाद ने किस खलीफा से कहा और क्या कहा, जो कि उसने फिर ये पूछा जा सकता है हमाद ने क्या कहा। मिसाल के तौर पे है यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि मिसाल उसने कहा कि मैं 100 लंबी नज़में जो है वो पढ़ सकता हूँ जिनके अंदर छोटी नज़में नहीं होंगी, उनको गिने बगैर, और वो ख़ास तौर पे इस्लाम से पहले की लिखी हुई होंगी, तख्लीक की गई होंगी, और हर अल्फ़ाबेट से जो मैं ये पढ़ सकता हूँ। फिर हमें बताया गया है कि
अरबिक लैंग्वेज ही को अल्लाह ताला ने अपनी फाइनल डिस्पेंसेशन के लिए यूज किया। फिर पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ अगर हम बढ़ें तो पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर हमें जो चीज़ बताई गई है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सेंचुरीज के अंदर मैनकाइंड जो थी वो क्यास का शिकार थी, इंतशार का शिकार थी, उसके दहाने पर पहुंच चुकी थी, और क्या हो रहा था, क्या होने वाला था उनके साथ, जैसे में बताया गया है। और कितने अरसा इस सिविलाइजेशन को लगा और कितने साल इसको पनपने के अंदर लगे, कितने साल इस सिविलाइजेशन ने ग्रो करने के अंदर टाइम लिया और टूटने लग गई। फिर क्या हुआ, फिर हमें बताया गया है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल को पैदा किया जिसने उनको जहालत की अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ ले गया। फिर पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ अगर हम आए तो पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी। फिर ये भी बताया गया है वो कौन सा गार था जहाँ पर वो अपना खाना और पानी लेकर दिन और हफ्ते गुजारा करते थे, और किस तरीके से अपने दिन और हफ्ते गुजारा करते थे। अगर हम पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ बढ़े, पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रॉन्ग बिलीफ को ख़त्म किया, सोशल इवल को ख़त्म किया, क्रूएलिटी को ख़त्म किया, इनजस्टिस को ख़त्म किया। फिर हमें बताया गया है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दिन आए और उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम जो था वो सुनाया, और वो कुरान की आयत भी ट्रांसलेट जो है वो यहाँ पर की गई है। फिर इंसान को जो था वो खुदा का ताल्लुक बताया गया है कि उसने इंसान को कैसे पैदा किया। वो कुछ नहीं जानता था, उसे पेन से लिखना सिखाया। फिर पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ हम बढ़े तो पैराग्राफ नंबर 6 के अंदर हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, ये टाइम पीरियड ये कितने अरसे तक जारी रहा, ये टाइम पीरियड के बारे में हमें बताया गया है। 23 ईयर्स तक ये सारा सिलसिला जारी रहा वही का। फिर हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के बारे में बताया है कि उन्होंने नेक्सस को तोड़ा, सुपरस्टिशंस के नेक्सस को तोड़ा, इग्नोरेंस को तोड़ा, डिसबिलीफ को तोड़ा, और खुदा की खुदाई का उन्होंने लोगों को बताया, खुदा के बारे में उन्होंने लोगों को आगाही दी, ईमान और यकीन के बारे में बताया। फिर पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ हम चले तो पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर हमें बताया गया है कि वो जो पेगन अरब थे, वो काफिर अरब जो थे, उनका क्या एटीट्यूड था, वो क्या करते थे। फिर हमें उनके मजहब के बारे में बताया गया है कि आइडल वर्शिपिंग किया करते थे, और वो भी ये चाहते थे कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरवी करने वालों को इसकी तरफ वापस ले आए कि वो भी दोबारा जो है वर्शिपिंग शुरू कर दें। फिर हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बारे में बताया गया है और एक किस्से के बारे में बताया गया है कि वो एक डेलीगेशन की सूरत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे कहा कि आप अपने बेटे को समझाइए, आप अपने भतीजे को समझाइए। तो उनके चचा ने अपने भतीजे को बुलाया और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेमोरेबल वर्ड्स जो हैं उनके बारे में हमें बताया गया है
अगर मेरे दाएं हाथ के अंदर सूरज रख दिया जाए और बाएं हाथ के अंदर चांद को रख दिया जाए तो फिर भी मैं खुदा की वहदानियत के बारे में, खुदा के बारे में बताना लोगों को नहीं छोड़ूंगा। फिर पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ हम चलें तो पैराग्राफ नंबर 8 के अंदर हमें उनके चचा का रिस्पॉन्स जो कि बताया गया है कि आप जो भी कुछ करना चाहते हो आप अपने रास्ते पर चलो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। पैराग्राफ नंबर 9 की तरफ हम मूव करें तो पैराग्राफ नंबर 9 के अंदर हमें अरब के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया है, फतह के बारे में बताया गया है। फिर हमें पैराग्राफ नंबर 9 के अंदर हमें थियोलॉजी के बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 10 की तरफ को हम मूव करें तो पैराग्राफ नंबर 10 के अंदर हमें हजरत आयशा के गोल्डन वर्ड्स जो कि यहाँ पर बताए गए हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो एक परफेक्ट मॉडल है जिनकी पैरवी की जाए। उनका किरदार जो है एन एम्बॉडीमेंट ऑफ होली कुरान। डियर स्टूडेंट, अब तक हम इसको ट्रांसलेट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन इसकी डिफिकल्ट वर्ड्स को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और मैंने आपको अभी रिव्यू के अंदर सारे पॉसिबल क्वेश्चन बताए जो कि पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन वही पूछे जाएं जो क्वेश्चन आपके, मिसाल के तौर पे आपके कंप्रीहेंशन के अंदर दिए गए हैं। Let's start from exercise B. What type of the land is Arabia? हमें पहले पैराग्राफ के अंदर अरबिया के बारे में बताया गया है। अगर हम पहले पैराग्राफ की तरफ को हम जाएं तो पहले पैराग्राफ के अंदर हमें इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। अरबिया इज अ वेरी वेरी बिगनिंग। Arabia is the land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes and dazzling days of tropical sun. ठीक है, यहाँ तक भी आप इसको याद कर सकते हैं। Now we move to next question, question number 2. Why was the Holy Quran sent in Arabic? इसका जवाब आपको सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है वो दिया गया है। सेकंड पैराग्राफ की इन लास्ट लाइंस के अंदर इसका आंसर जो है वो दिया गया है। It is no small wonder that the Allah Almighty chose Arabic language for His final dispensation and preservation of His word. तो इसके अंदर आप और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। Now we move to paragraph question number 3. Question number 3 है, for which ability were the Arab famous? ये भी पैराग्राफ नंबर 2 से ही क्वेश्चन लिया गया है। for which ability, वो अपनी कौन सी खसूसियत की वजह से मशहूर थे। ठीक है, पहले पैराग्राफ के अंदर जो है वो पहले ही सेंटेंस के अंदर, दूसरे पैराग्राफ के पहले सेंटेंस के अंदर इसका हमें जवाब दिया गया है। The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Now we move to question number 4. Question number 4 है, what was the condition of mankind before the Rasul sallallahu alaihi wasallam? उससे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या हालत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। तो ये हमें पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर इसका जवाब दिया गया है। In the 5th and 6th century, man stood on the verge of chaos. It seemed that civilization, which had taken 4,000 years to grow, had started crumbling. Now we move to question number 5.
Question: Why did the Rasul sallallahu alaihi wasallam stay in the cave of Hira? इसका जवाब जो है वो इसका जवाब हमें पैराग्राफ नंबर 4 के सेकंड सेंटेंस के अंदर हमें दिया गया है. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. ये भी आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. He spent most of his time in solitude and meditation. Now we move to question number 6. Question number 6 है what was the first revelation? पहली वही क्या थी? वही कुरानी आयत जो यहाँ पर ट्रांसलेट की गई है, बताई गई है पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर. पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर ये आपको बताया गया है. रीड इन द नेम ऑफ thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. Now we move to question number 7. Why did the pagan Arab threaten the Rasul sallallahu alaihi wasallam? उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को क्यों डराया, धमकाया? इसका जवाब हमें पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर मिलता है. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worship. ये उनकी सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर इनका जो गलबा था उसको थ्रेट कर रहा था, और वो इसलिए चाहते थे कि वो इसको छोड़ दें और उनकी आइडल वर्शिपिंग की तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरवी करने वाले भी वापस आ गए. Now question number 8. What did Hazrat Aisha say about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam? हज़रत आशा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में क्या कहा? इसका जवाब बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ के अंदर हमें मिलता है. हज़रत आशा said his moral and character are an embodiment of the Holy Quran. This is the answer. ये अब तक हम एक्सरसाइज भी ख़त्म कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ को मूव करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, देन कंसल्ट थिजारस टू फाइंड आउट देयर सिनोनिम्स. ये मैंने मीनिंग आपको ऑलरेडी बता दिए हैं और उम्मीद है कि आप इन मीनिंग को याद किए हुए होंगे और आपने अब तक इनको याद कर लिया होगा. दोबारा से हम इनको देख लेते हैं. नंबर 1 जी, डैजलिंग, चुंधिया देने वाली. ब्लाइंडिंग, चुभने वाली, आंखों को चुभने वाली. नेक्स्ट वर्ड इज इमेजिनेशन, ख्याल, तसव्वुर, थिंकिंग पावर. रिमार्केबल, गैर मामूली,
unusual, composed, तख्लीक, लिखा हुआ, preservation, महफूज करना, सेफ कीपिंग, bestowed, नवाजा जाना, इनाम, awarded, मैसेज, पैगाम, वर्ड, सुपरस्टिशन, वहम परस्ती, बेसलेस फियर, abandon, छोड़ देना, लीव अप, सॉरी गिव अप। एक्सरसाइज बी की तरफ हम मूव करते हैं। एक्सरसाइज बी, मैच कॉलम ए विद बी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना। फर्स्ट वर्ड इज charm, attraction, compose, right, civilization, culture, faith, belief, eradicate, destroy, eloquent, to confer as a gift, bestowed, eloquent को अभी हम देख लेते हैं दोबारा। आई थिंक इसके मीनिंग के अंदर कोई bestowed with, to confer as gift, demolish, इसको भी हम बाद में देख लेते हैं। everlasting, never ending, embodiment, embodiment, living example. Next we have chaos, confusion, verge, edge, wander,
wonder, surprise, dignity, pride. Now we come to the word which we left: eradicate, eliminate. This we left. And another word which is left, that is proselytizing. Proselytizing, preaching. This was your exercise number B. Now we move to नेक्स्ट एक्सरसाइज सी आपको दी गई है कि आपने इन वर्ड्स को आपने अपने सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना है। जो पहला आपको लफ्ज दिया गया है दैट इज सेंचुरी, सदी, कॉन्क्वेस्ट, फतह, इन्फ्लुएंशियल, बासर या जी असर, डिटर्मिनेशन, फर्म बिलीफ, डेलीगेशन, वफद, क्वाइटली, खामोशी से, अर्ज। आपको यही वर्ड जो है वो शुरू में अगर आपको याद हो तो लिखा गया है I think it is written in paragraph number, if I'm not wrong, paragraph number 5। paragraph number 5 के अंदर pressing urge लिखा गया है, शदीद जज्बा, ignorance, जहालत। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एफिक्सेशन इज ए प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन बाय एडिंग प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, कि हम वर्ड के शुरू में और आखिर में हम सिलेबस का इजाफा करें जिससे उसके मीनिंग जो है वो बदल जाए। और ये आपको सामने एग्जाम्पल लिखी गई है। इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास कुछ शुरू के अंदर जो है वो ऐड किए गए हैं, आपको प्रीफिक्स ऐड किए गए हैं। मिसाल के तौर पे ऑथर से को ऑथर, नेसेसरी से अननेसेसरी, फेयर से अनफेयर, मॉरल से इमोरल, टाई से अनटाई, डेंजर से एनडेंजर, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस, फॉर्च्यून से मिसफॉर्च्यून। अगर आप इनको देखें तो ज़रा सा वर्ड ऐड करने से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अगर को ऑथर के साथ को ऐड करें मीनिंग चेंज होता है, नेसेसरी के साथ हम अननेसेसरी ऐड करें तो मीनिंग बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। नेसेसरी का मतलब ज़रूरी और अननेसेसरी गैर ज़रूरी। तो इसी तरीके से ये आपकी प्रीफिक्स की एग्जांपल दी गई हैं शुरू के अंदर, और बाद के अंदर आपको एग्जांपल जो है वो सुफिक्स की दी गई है। सुफिक्स की आपके पास एग्जांपल है काइंड, काइंडनेस, केयर, केयरलेस, पोस्टपोन, पोस्टपोनमेंट, एडजस्ट, एडजस्टमेंट, ट्रीट, ट्रीटमेंट, मीनिंग, मीनिंगफुल, हार्ड, हार्डशिप, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फॉन्ड, फॉन्डनेस, हैप्पी, हैप्पीनेस, कंफर्ट, कंफर्टेबल। हमेशा सुफिक्स आपके एंड में ऐड होते हैं और प्रीफिक्स आपके शुरू में ऐड होते हैं। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज डी दी गई है जिसमें आपने सफिक्स और प्रीफिक्स जो है वो आपने ऐड करने हैं। मिसाल के तौर पे आपको जो शुरू में वर्ड दिया गया है दैट इज़ वन, इसके अंदर जो है वो सुफिक्स ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, इट वुड बी वननेस। नेक्स्ट वी हैव बिलीफ, बिलीफ इसके अंदर हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसबिलीफ। फिर हमारे पास लफ्ज़ है पैरेलल, इसके अंदर भी हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो ये क्या वर्ड बन जाएगा, अनपैरेलल बन जाएगा। फिर हमारे पास लफ्ज़ है जस्टिस, ये भी आपका प्रीफिक्स इसके अंदर ऐड होगा, इनजस्टिस।
फिर आपका है फ्लिंचिंग। फ्लिंच का मतलब हिचकिचाहट के साथ, तो इसके अंदर भी आपका प्रीफिक्स ऐड होगा, तो ये क्या वर्ड बन जाएगा, इनफ्लिंचिंग, बगैर हिचकिचाहट के साथ। नॉलेज, इसमें आपका सुफिक ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा, नॉलेजेबल। Here you have last word, that is construction. इसको भी आप सुफिक ऐड करेंगे, कंस्ट्रक्शनल। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें जो है वो दी गई है एडजेक्टिव के ऊपर। एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखी है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, इट डिस्क्राइब और पॉइंट आउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग, और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी। एडजेक्टिव क्या है, जो कि हमें नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में बताता है, या पॉइंट आउट करता है पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, प्लेस के बारे में, या हमें नंबर और क्वांटिटी के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है वो इसी एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड है। लेट्स स्टार्ट जी एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। नंबर 1, इशफाक अहमद वाज ए डैश राइटर। Famous writer. Option B is the right one. Number 2G. This is a very dash seminar. Option C, informative. This is the right answer. Number 3, my mother becomes dash if I get home late. Anxious. Option B is right. Number 4, it is dash to get correct information from university office. Option A is right. Advisable. Now we move to the last option. Who is dash for this chaos? Option B is right. Responsible. Who is responsible for this chaos? Now we move to next exercise. Next exercise आपकी कंडीशनल के ऊपर है, और कंडीशनल की फर्स्ट टाइप के ऊपर है। अगर हम इसको देखें, this sentence has two parts. The if part which gives the condition, and the other part which tells what will be the result of the condition. पहला पार्ट क्या है, हमें कंडीशन के बारे में बताता है, और दूसरा हमें उसके रिजल्ट के बारे में हमें बताता है। और ये दो तरह से हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव अगर हम देखें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर आप मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। यू विल पास योर वर्क इफ यू वर्क, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। अगर हम इसको नेगेटिव उसके अंदर लिखें, इवन इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन एक चीज, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप गौर करें, तो जो इफ क्लास है, जो इफ पार्ट है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और दूसरा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। Next exercise, complete sentences using the given word. Now we move to sentence number 1. If I see Aslam, I'll dash him to dinner. I'll invite him
to dinner tomorrow. Number 2, if I dash out, I'll turn off the TV. If I go out, if I go out, I'll turn off the TV. Number 3, if you dash tricks on people, they will not trust you again. If you will play tricks on people, play is written in the end. Play tricks on the people, they will not trust you again. Number 4, if the farmer dash all his kiwi fruit in the market, he will be very pleased. Sells. Number 5, I'll dash you with your homework if I can. Help you. Now we move to sentence number 6. Sentence number 6 is, I'll dash you ride my bike if you like. I'll allow you. Second last word. Number 7, will you dash this basket to Auntie Sophie if you see her? Now we are moving to this correct option. This correct option would be, I think this option is not available here. Okay, let's see. We see in the end which option would be the appropriate for this. Now we move to next, number 8. If we dash, we'll catch the bus. If we'll go, we'll catch the bus. This is the right option. Number 9. Will you dash me if you are going to be late? Will you inform me if you are going to be late? Now we move to the last option. If he works hard, he will dash the competition. He will win the competition. This is the option. The option number 7, I think option number 7 is misprint or anything else, but I correct you if you could write, will you pass this basket to Auntie Sophie if you see her? This is the right answer. Now we move next exercise that is based on your tenses. Number 1, I dash living in this house since 1970. Since का इस्तेमाल है, तो ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आई के साथ कौन सी ऑप्शन आएगी? आई के साथ ऑप्शन आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फिर हैज बीन आएगी. Now we move to next exercise, that is he dash here yesterday. Past indefinite. Past indefinite के अंदर verb की second form इस्तेमाल होती है. verb की second form यहाँ पर क्या आएगी? He came here yesterday. Next हमारे पास ऑप्शन है if you dash I shall be available.
फर्स्ट कंडीशनल के बारे में बात हो रही है, और फर्स्ट कंडीशनल के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इफ क्लॉज है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इफ यू कम आई शैल बी अवेलेबल, दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, number 4. He dash take examination next year. He will take examination. He will take the examination next year. This is the right option. Now we are moving to the last sentence, that is, he dash to us tomorrow. The option comes, will come, came, had come. Which option would be right? This option. He will come to us tomorrow. Dear student, आपका लेक्चर नंबर 2 दैट इज़ फिनिश्ड। अब तक हम इसको ट्रांसलेट कर चुके हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग पढ़ चुके हैं, और एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को मौजूदा सूरत हाल के अंदर जारी रखेंगे और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है कि आपके लिए ये बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा। अल्लाह हाफ़िज़।